हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये एक स्पेशल और मोस्ट डिमांडेड वीडियो, जी हाँ बच्चों, या फिर यूं कहें कि लगभग 1.5 घंटे का महा एपिसोड, ठीक है ना। 1.5 घंटे की एक स्पेशल डिमांडेड वीडियो क्लास 9th का आपका हिंदी का जो सब्जेक्ट है बच्चों, जिसे आप हिंदी ए या फिर हिंदी आ भी कहते हैं, जिसके अंदर आपकी क्षितिज और कृतिका वाली किताब है, ठीक है ना। तो इसी के एनुअल यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए ये 1.5 घंटे की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों। जी हां, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि कल यानी कि जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं इनका 21 फरवरी को, और जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के हैं इनका अगले ही दिन यानी कि 23 फरवरी को हिंदी का आपका जो फाइनल एग्जाम है, एनुअल एग्जाम यानी कि वार्षिक पेपर, ये होने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपके मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट दोनों के ही एग्जाम के लिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू कह लीजिए या फिर सैंपल पेपर कह लीजिए, इसी के सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। और पता है बच्चों, मैंने आपको ये एक डिमांडेड वीडियो क्यों बोली है, क्योंकि ना बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर जी आप ना एक सैंपल पेपर कम से कम फेस कैम के साथ में बना दीजिए, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपकी इसी डिमांड पे बेस होने वाली है। और पता है बच्चों, ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी सुनना ध्यान से। अभी जब मैं आपको पेपर का पैटर्न बता दूंगा ना, फिर सुनना ध्यान से। देखो, पेपर के अंदर 15 प्रश्न और 4 खंड होने वाले हैं। खंड का जो रहेगा इसमें आपके 2 प्रश्न होंगे, ठीक है, अपठित गद्यांश और पद्यांश वाले। खंड खा जो रहेगा इसमें आपके टोटल 4 प्रश्न होंगे, जो भी आपका व्याकरण है, ठीक है। खंड गा जो रहेगा इसमें आपके 5 प्रश्न होंगे, आपकी जो दोनों किताबें हैं ना इसके क्वेश्चन आंसर। और खंड गा जो घा रहेगा आपका लास्ट वाला, ये होगा आपका रचनात्मक वाला, ठीक है, जिसमें आपका राइटिंग का सारा पार्ट है। अब सुनो ध्यान से, इस वीडियो के अंदर जैसा कि आपको मैंने बताया कि हम आपको खंड का खा गा घा यानी कि पूरा पेपर बताएंगे। तो अब है क्या क्या इनके अंदर वो भी सुनो। खंड का जो रहेगा बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अपनी। किस चीज की प्रैक्टिस बच्चों, अपठित गद्यांश और पद्यांश की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद खंड खा डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, ठीक है, अलंकार, इन सभी को आप ये मान के चलो टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में आपको मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, ठीक है। इसके अलावा फिर हम डिस्कस करेंगे बच्चों खंड नंबर का, जिसमें आपकी क्षितिज और कृतिका की जो किताब है ना, इन सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन और जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं थ्योरी वाले, उन सभी को डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में खंड घा रहेगा बच्चों रचनात्मक लेखन। क्या क्या होगा इसमें, अनुच्छेद लेखन हो गया, पत्र लेखन हो गया, ईमेल लेखन, लघुकथा लेखन, संवाद लेखन, सूचना लेखन, ठीक है। तो आप ये मान के चलो बच्चों, ये जितने भी टॉपिक आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, जितने भी सारे के सारे टॉपिक को आपको मैं इस 1.5 घंटे के एपिसोड के अंदर क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। आपकी बहुत डिमांड थी कि सर एक ऐसी ही वीडियो बनाइएगा फेस कैम के साथ में, जिससे कि हमारे पूरे के पूरे पेपर का हमारा जो रिवीजन है, जो हमारे सिलेबस का रिवीजन है, वो अच्छे से हो जाए। आपकी डिमांड और वीडियो ना आए, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो फाइनली आपको पता चल गया ना हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। बाकी देखो, समझाऊंगा तो मैं आपको बहुत अच्छे से, बस एक ही चीज कहूंगा कि सेशन को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हो तो, ठीक है। और आप सभी बच्चों को वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। हम एक टारगेट रखते हैं इस सेशन पे, 1099 का हम लाइक का टारगेट रखते हैं, ठीक है, 1099 का। तो जो भी बच्चे सेशन में ज्वाइन है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अभी इस वीडियो के बाद कम से कम आपके लिए 5 से लेके 6 सैंपल पेपर और आएंगे, और उन सभी के लिंक आपको आई बटन में मिल जाएंगे, तो जाके देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करें। रेडी हो बच्चों मेरे साथ 1.5 घंटा पढ़ने के लिए, जल्दी बताओ रेडी हो आप लोग, मैं तैयार हूं आपको समझाने के लिए, जल्दी हो जल्दी जल्दी। रेडी हो बच्चों, तो चलो फिर शुरुआत करते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं बच्चों, हमारे इस पेपर का खंड नंबर का अपठित बोध वाला वो यहां से शुरुआत हो जाता है, ठीक है। अभी देखो पूरा पैसेज हम अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा का पूरा। फिर आपसे मैं एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर पूछूंगा, सारे बच्चे मुझे आंसर करेंगे, ठीक है, सारे के सारे। चलो एक सेकेंड, हाँ ठीक है, सारे बच्चे आंसर करेंगे मुझे। देखो बच्चों, इसको पढ़ते हैं और मैं ना अपने आप को छोटा कर देता हूं ऐसे करके, हाँ चलो, क्योंकि अब ना ये पढ़ने में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलो पढ़ते हैं बच्चों, मेरे साथ आप भी पढ़िएगा। छोटा सा ही मैंने ले रखा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा इजीली आप समझ जाओगे। देखो क्या है, भारतीय संस्कृति
दुनिया में सबसे प्राचीन और समृद्ध संस्कृतियों में से एक है। यह अपनी विविधता और पारंपरिक त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में हर राज्य, हर समुदाय के अपने विशेष त्योहार होते हैं जो समाज के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। दीपावली, होली, ईद, गणेश चतुर्थी, दशहरा, ये प्रमुख त्योहार हमारे भारत के पूरे देश में मनाए जाते हैं। दीपावली, जिसे दीपों का त्योहार कहा जाता है, भारतीय समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन लोग अपने घरों को दीप और रंगीन लाइट से सजाते हैं। वहीं होली रंगों का पर्व है जो प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। इस दिन लोग एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, खुशी का अनुभव करते हैं होली के दिन। इसके अलावा इन त्योहारों के माध्यम से भारतीय संस्कृति में सामाजिक एकता, प्रेम का संदेश दिया जाता है। पारंपरिक भारतीय त्योहारों के माध्यम से लोग अपनी संस्कृति को सजीव रखते हैं और आने वाली पीढ़ियों तक इसका संरक्षण करते हैं। ये तो हो गया हमारा पैसेज। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ये पूरा पैसेज हमने पढ़ लिया ना, अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे एमसीक्यू के आंसर देना सारे बच्चों, ठीक है। देखो क्या लिखा है, भारत में किस प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। मैं आपके यहाँ पे कमेंट्स पढ़ूंगा, चैट पढ़ूंगा, बताना, ठीक है, बिल्कुल सही सही आंसर इसके, ठीक है। भारत में किस तरीके के त्योहार मनाए जाते हैं बच्चों? केवल धार्मिक, राष्ट्रीय, धार्मिक, सामाजिक या फिर सिर्फ पारंपरिक? सी हो जाएगा, वेरी गुड। सर मैं न्यू हूँ चैनल पे और मुझे बहुत अच्छा लगा। वेलकम डियर, वेलकम वेलकम। ठाकुर साहब, इविल रेंजर एंड ठीक है, भगवान पाल, सुनीता, वेरी गुड। मोस्ट ऑफ द बच्चों का एकदम राइट आंसर। धार्मिक और सामाजिक त्योहार भारत में मनाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो दीपावली किस बात का प्रतीक है, इस बारे में हमें ये 4 बातें पढ़नी हैं और फिर यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। तो बच्चों देखो, दीपावली किस बात का प्रतीक है? अच्छाई की जीत का, बिल्कुल ठीक है हमारा। सामाजिक समृद्धि का जीत प्रतीक है, ठीक है ये भी। बुराई की जीत हुई थी? नहीं। विज्ञान की विजय हुई थी? नहीं। तो क्या होगा? पहला वाला और दूसरा वाला, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2, ये सही है। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर जी कल यही पेपर आएगा क्या? बच्चों देखो, एक चीज जो कि मैं हमेशा कहता आया हुआ हूं, हम जो आपको पेपर करवाते हैं वो सिर्फ सैंपल क्वेश्चन पेपर है। इन सैंपल पेपर से नो डाउट आपके एग्जाम में क्वेश्चन तो जरूर बनेंगे, ठीक है, नो डाउट क्वेश्चन तो बनते ही हैं, ठीक है। आपने देखा था एसएसटी में भी 50+ तक के क्वेश्चन आए थे जो मैंने आपको करवाया था, है ना। तो क्वेश्चन तो बनते ही हैं, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बनेंगे। इन सैंपल पेपर से आपकी प्रैक्टिस होती है, प्रिपरेशन होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चलते हैं। ऑफिशियल एग्जाम कैसा आएगा उसकी प्रैक्टिस आपकी पहले ही हो जाती है ना। तो ये उस मामले में है, ये कोई वो नहीं है कि 100% ही आएगा, है ना। तो ऐसा मत समझ लेना, ओके। चलिए आगे देखेंगे। यस सर, सही कहा आपने, बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे देखते हैं बच्चों, 1 सेकेंड। यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि होली किसका प्रतीक है? ठीक है, हम जो होली मनाते हैं बच्चों, होली किसका प्रतीक है? धार्मिक उत्सव का, प्रेम भाईचारे का, धन और वैभव, शक्ति और साहस, किसका प्रतीक है बच्चों? रंजीत सर, तैयारी अच्छी है, सब हो गया है आपकी हेल्प से, वेरी गुड। यस सर, आए थे हिस्ट्री में, मैंने भी देखे थे, बहुत अच्छे। कौन सा होगा? हाँ, बी यानी कि खा वाला, वेरी गुड। होली जो है ना वो प्रेम का और भाईचारे का प्रतीक है। अभी अभी हमने पैसेज में पढ़ा था, ठीक है। ये देखो कहाँ गया होली, ये रहा। होली रंगों का पर्व है जो प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है ना। देखा, आंसर वहीं छुपा हुआ था ना। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। भारत के प्रमुख त्योहारों के महत्व पर प्रकाश डालिए। जो प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो देखो, भारत के प्रमुख त्योहार जैसे कि दीपावली, होली, गणेश चतुर्थी समाज में प्रेम, भाईचारे, एकता का संदेश देते हैं। इन त्योहारों के माध्यम से भारतीय संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित किया जाता है। आप भारतीय संस्कृति के बारे में क्या सोचते हैं? मैं तो भारतीय संस्कृति के बारे में ये सोचता हूं, भारतीय संस्कृति बहुत विविध है, और विविध यानी कि बहुत सारे भाषा, जाति, धर्म ऐसे लोग हैं इसमें, ठीक है ना। तो समृद्ध भी है, बड़ी भी है, जिसमें हर धर्म के, हर भाषा के, हर समुदाय के लोग भी रहते हैं। इसकी खूबसूरती ये है कि ये सभी को एक साथ लाती है। भारतीय जो संस्कृति है ना, ये सभी धर्मों के लोगों को एक साथ लाती है और सदियों से चली आ रही परंपराओं का सम्मान देती है, इस तरह से। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे।
चलिए अब यहाँ पे है हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2 काव्यांश वाला। बच्चों काव्यांश में क्या होता है कि आपको ना कविता दी जाती है, कविता के मतलब को आपको समझना पड़ता है, फिर आपको उसके आंसर करने होते हैं। ठीक है, तो सर आपने लेटर कराए हैं? हाँ कराया है, लेटर कराया है बच्चों। चलो आगे देखो, अब यहाँ पे क्या है हमारा, ये कविता है। कविता क्या है? विश्वास रख अपनी शक्ति पर, तू हर मुश्किल पार कर जाएगा, संघर्ष की राह में तू कभी हार नहीं मानेगा, जब तक ना मिले मंजिल कदम रुके नहीं, तेरी मेहनत से ही सपना सच होगा कहीं, चमकता सूरज कभी रात से डरता नहीं, नदी अपने रास्ते से कभी पलटती नहीं। आगे लिखा हुआ है, ऐसी ही तू अपनी राह पर डटा रहेगा, सपनों की ओर बढ़ते हुए तू कभी नहीं रुकेगा, अगर ठोकर खाकर तू गिरता है तो फिर उठना सीख, हर गिरावट से तुझे शक्ति मिलेगी, यही है जीवन की सीख, आंधी चाहे जैसी भी चले तू खुद को खोने ना दे, सिर्फ विश्वास और मेहनत से ही तू असली मुकाम पाले। तो यहाँ पे हमें जीवन में लगने वाली ठोकर और उससे आगे चलते रहने के लिए प्रेरणा यहाँ पे दी जा रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं। सर साइंस का PYQ करा दो प्लीज। बच्चों देखो अभी कल आपका हिंदी का पेपर हो जाने दीजिए, ठीक है, मॉर्निंग का बच्चों का हिंदी का पेपर हो जाने दीजिए, फिर आपकी कल से मैथ की वीडियोस भी आएंगी, साइंस की वीडियोस भी आएंगी, मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश की भी वीडियोस आपकी आनी शुरू हो जाएंगी कल से ही। ठीक है, तो सारे बच्चे अभी तो हिंदी का पेपर दीजिए आप कल, यानी कि 20 फेब को, और कल ही शाम से ही हम सारी वीडियोस लाने शुरू कर देंगे। ठीक है, चलो अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, मतलब पहला ही क्वेश्चन है, विश्वास रख अपनी शक्ति पर, तू हर मुश्किल पार कर जाएगा। तो इस लाइन से आप क्या मतलब समझते हैं बच्चों? ठीक है, सर जी क्वेश्चन बुक से ही आएंगे क्या? क्वेश्चन तो बुक से ही आएंगे बच्चों, लेकिन पता है कैसे होंगे वो ना, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जैसे क्वेश्चन होता है ना, उसमें कुछ बातें ऐसी ऐड कर देगी कि आपको समझ में ही नहीं आएंगे, है ना। 1-2 क्वेश्चन हमेशा ऐसे होते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता है, तो याद रखना 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे, बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है आपकी किताबों के वो जो होते हैं ना 2-2 नंबर वाले हो गए और MCQ टाइप में हो गए, वो तो किताबों से ही रहेंगे। ठीक है, ये चीज होती है। तो साइंस में भी लाइव आना, बिल्कुल आएंगे, साइंस में मैथ में सब में आएंगे। ठीक है, चलो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सरोज वर्मा की तरफ से सी, कृष्णा सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, आई होप आप समझ गए होंगे। एक बच्चा कह रहा है कि सर मैं कितना 6.6 मिलियन का सब्सक्राइबर हूँ, आई हैव चेक्ड जस्ट 6 विश्वास से ही कठिनाइयों को पार किया जाता है, यह है इस लाइन का मतलब। ओके, अगला देखेंगे बच्चों, पद्यांश यानी कि इस काव्यांश के अनुसार निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो चलो पढ़ते हैं। इस कविता में क्या कहा गया है? कविता में संघर्ष और विश्वास को सफलता का आधार बताया गया, यानी कि अगर सफलता पानी है तो संघर्ष और अपने आप पे विश्वास रखना होगा। कविता में गिरने और फिर उठने की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण बताया गया है, सही बात है, गिरना और उठना ये जीवन के संघर्ष में लगा रहता है और ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, सही बात है। कविता में केवल मेहनत का महत्व बताया गया है, गलत बात है, क्योंकि केवल मेहनत का नहीं और भी कई चीजों की इंपॉर्टेंस बताई गई है। ठीक है, तो तीसरा गलत है, मतलब कि कौन सा सही हो जाएगा? वेरी गुड, यहां पे सही होगा आपका का वाला, बहुत बढ़िया, 1 और 2 हमारे सही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन है बच्चों, चमकता सूरज कभी रात से डरता नहीं, इसका क्या तात्पर्य है? यानी कि चमकता सूरज कभी भी रात से नहीं डरता, इसका क्या मतलब है? कि सूरज हमेशा चमकता रहता है, सूरज कभी भी रात से नहीं डरता क्योंकि वह अपनी राह पर चलता है, ये मतलब है इसका। ठीक है, सूरज रात से डरता नहीं है और वो अपनी राह पे चलता रहता है। ठीक है, लिटरेचर भी कराओगे? हाँ लिटरेचर भी कराएंगे, चिंता मत कीजिए। ओके, लिटरेचर भी कराएंगे सर, बी, वेरी गुड। सो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जब तक ना मिले मंजिल कदम रुके नहीं, इसका संदेश क्या है? इसका संदेश ये पंक्ति हमें ये बताती है कि जीवन में हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए, रास्ते में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें अपना लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, आंधी चाहे जैसे भी चले तो खुद को खोने ना दे, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, ये पंक्ति प्रेरित करती है
कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, हमें अपनी आत्मा और विश्वास को खोने नहीं देना चाहिए। ठीक है, हमें हर परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास और उद्देश्य के प्रति वफादार होना चाहिए। परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो जाए, हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंट और आत्मविश्वास होना चाहिए। ये चीज बताई गई है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा जो पोयम वाला था वो भी आपको यहाँ पे मैंने ढंग से समझा दिया है और ये यहाँ पे पूरा हो गया। ओके, सो चलो अब शुरुआत करेंगे बच्चों अगले खंड की, खंड नंबर खा, जो कि है यहाँ पे व्यावहारिक व्याकरण। ठीक है, व्यावहारिक व्याकरण यानी कि जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अलंकार, वाक्यभेद सारे के सारे होंगे। ओके सर, मैं रोशन, वेलकम। जितने भी बच्चे ज्वाइन होते आ रहे नए वाले सबको को वेलकम। अब आपको ग्रामर करवाऊंगा। ठीक है, अब आपको ग्रामर करवाने वाला हूं, तो सारे बच्चे अब इसको ध्यान से देखें। ओके, सबसे पहले समझेंगे बच्चों उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। ठीक है, किस किस को उपसर्ग प्रत्यय के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, एकदम ढंग से समझना है। किस किस बच्चे को उपसर्ग ढंग से समझना है? सर जी हमको 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 यस सर, हमको हमको। हाय सर, मैं न्यू हूं, अभिनव FF। ठीक है, वेलकम। चलो उपसर्ग प्रत्यय ढंग से आपको समझाते हैं। ठीक है, तो देखो उपसर्ग प्रत्यय के लिए ये रही हमारी एक PDF। आप ध्यान से सुन लीजिए बच्चों। ठीक है, देखो एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं और अपने आप को छोटा कर देता हूं, है ना? हाँ ठीक है, अब सही है। देखो बच्चों उपसर्ग क्या होते हैं। देखो उपसर्ग ये किसी भी शब्द के पहले लगते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग पहले लगेंगे और उसका अर्थ बदल देंगे, ये उपसर्ग होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक शब्द लेता हूं, मैंने शब्द लिया यहाँ पे ये पढ़। ठीक है, मैंने शब्द लिया यहाँ पे पढ़, इसका मतलब क्या हुआ, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है या फिर पढ़ रहा है। ठीक है, अब मैंने उपसर्ग जोड़ दिया इसमें अन। ठीक है, मैंने उपसर्ग जोड़ दिया इसमें अन। एक सेकंड, लिख भी तो नहीं रहा है। हाँ, अन प्लस में पढ़ यानी कि अनपढ़, तो अर्थ उलट गया कि नहीं? जो पढ़ था अच्छा लिखा पढ़ा लिखे व्यक्ति, अब वो अनपढ़ बन गया, है ना? एक और लेता हूं मैं यहाँ पे, मैंने एक शब्द लिया मूल। ठीक है, ये क्या लिया? मूल नहीं मोल, ये लिया मैंने मोल। ठीक है, ये शब्द लिया मैंने। ओके, मोल का मतलब जिसका कोई मूल्य है, किसी कीमत पर से बेचा जा सकता है, इसकी कीमत है। अब इसमें मैंने एक उपसर्ग जोड़ दिया अन। ठीक है, अन जोड़ दिया मैंने, तो क्या हो गया? अनमोल। अब इसको कोई नहीं खरीद सकता, अमूल्य हो गया ये, तो अर्थ बदल लिया ना। ये होते हैं उपसर्ग। अब सेकंड टॉपिक को समझो, प्रत्यय। अब प्रत्यय क्या होते हैं बच्चों? प्रत्यय जो है ना वो ऐसे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं और नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। अर्थ नहीं बदलते हैं, बस नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिया है इतिहास। ठीक है, क्या शब्द है? इतिहास। तो यहाँ पे इतिहास हमारा मूल शब्द है, इसमें मैंने एक प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया? ऐतिहासिक। ठीक है, मैंने शब्द लिया साहित्य, मूल शब्द है, ये शब्द के पीछे लगेंगे ना तो एक लगा दिया मैंने, क्या बन गया? साहित्यिक। अब एक शब्द और ले लेते हैं, मैंने समान शब्द ले लिया एक जैसा, अब इसमें प्रत्यय लगा दिया ता, तो क्या बन गया? समानता। हो गया उपसर्ग प्रत्यय, है ना? तो सारे बच्चे बताएंगे उपसर्ग प्रत्यय आपको समझ में आ गया ढंग से कि नहीं? क्या होते हैं उपसर्ग और प्रत्यय? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, और मे भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना? कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही टॉपिक है। यस सर जी, समझ गए उपसर्ग प्रत्यय क्या होते हैं। यस सर, विद एग्जांपल मैंने आपको समझाने का प्रयास किया बच्चों। सर अलंकार भी करवा दो, डिफिकल्ट लगता है, अभी करवा देंगे, चिंता मत कीजिए, अभी करवाएंगे। सर जी आ गया। सो चलो अब प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं बच्चों। देखो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, दुष्प्रभाव शब्द में जो उपसर्ग है इसे पहचान कर हमें लिखना है। ठीक है, दुष्प्रभाव शब्द में उपसर्ग पहचानना है। तो बच्चों इसमें देखिए दो शब्द हैं, एक तो है हमारा दुष। ठीक है, एक है दुष, एक है प्रभाव। तो उपसर्ग क्या बन जाएगा? उपसर्ग बनेगा बच्चों, नीचे देख सकते हैं आप, यहाँ पे उपसर्ग है हमारा दुष और मूल शब्द होगा प्रभाव। ठीक है, पूरे आंसर नहीं दिखा रहा हूं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आपको पता चल जाएंगे, इसीलिए दिखा रहा हूं। उपसर्ग हो जाएगा दुष और मूल शब्द प्रभाव। ठीक है, अगला, पुनः उपसर्ग से निर्मित एक शब्द लिखिए। चलो आप मुझे बताओ, पुनः उपसर्ग लगा के कोई एक शब्द लिखो बच्चों। ठीक है, पुनः उपसर्ग लगा के चैट सेक्शन में लिखो, वैसे तो मैं आपको बताऊंगा ये भी। आप मुझे पुनः शब्द लगा के उपसर्ग बताओ। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चों को आते हैं। ओके
क्या नाम है, पुनर्निर्माण, रितु यादव, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये कौन है, पुनः कुल, नहीं, क्या ये क्या है, परी, अ, ये एक तो हिंदी वैसे लिखा हुआ है, तो पुनर्जन्म, हाँ ठीक है, ये भी हो जाएगा, लेकिन ये पुनः है, ठीक है। चलो आपको नाम दिखाई देता हूँ, ये देखो पुनर्जन्म, देखो, हाँ एक सेकंड नीचे हो जा भाई। हाँ देखो क्या क्या है, पुनर्जन्म, पुनः प्राप्ति, पुनर्स्थापना, पुनरावृत्ति, पुनर्पाठ, पुनर्गठन, पुनः स्थिति, इस तरीके से बहुत सारे आपके शब्द यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। सो अगला, आदर्शवादी शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द बताइए। तो बच्चों इसका मूल शब्द चैट सेक्शन में लिखेंगे सारे बच्चे, आदर्शवादी का मूल शब्द चैट सेक्शन में लिखेंगे सारे के सारे, ओके। आदर्शवादी का मूल शब्द, ओके सारे बच्चे लिखेंगे, आदर्शवादी का मूल शब्द क्या है, श्रुति मिश्रा, आदर्श, वेरी गुड, राजनीति राय, रंजीत राय, सॉरी, आदर्श हो जाएगा, ठीक है। आदर्शवादी शब्द का मूल शब्द क्या हो जाएगा बच्चों, आदर्श, ठीक है, वादी एक प्रत्यय। विकसित शब्द में निहित प्रत्यय पहचान कर लिखिए। तो विकसित शब्द में निहित प्रत्यय क्या है बच्चों, देखो, मूल शब्द है विकास और इत है हमारा प्रत्यय। जनक प्रत्यय से एक शब्द बनाइए, जनक प्रत्यय लगा के, तो प्रेरणाजनक, प्रशंसाजनक, चिंताजनक, लाभजनक, दुखजनक, कष्टजनक, हर्षजनक। इसके अलावा और भी क्वेश्चन आपको करवा देता हूं, जैसे कि ये हमने पहले पेपर में आपको करवाए थे। अरे भाई कहाँ जा रहे इतनी जल्दी, नहीं, हाँ जैसे कि ये देखो आपको दिखा देता हूँ, ये रहे, अनमोल शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पहचान के लिखिए। तो इसमें उपसर्ग क्या है, अन, और शब्द है मूल। अति उपसर्ग से आपको एक शब्द बनाना है, तो अत्यधिक, अति आवश्यक, अतिकाल, अतिशय, अतिरिक्त, इस तरीके से। ऐतिहासिक शब्द में मूल शब्द पहचानिए, तो इतिहास मूल शब्द है। मूल्यवान शब्द में से प्रत्यय निकालिए, तो वान प्रत्यय मूल्य शब्द है। एक लगा के आपको प्रत्यय बनाने हैं, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक, इस तरीके से, है ना, ये कॉन्सेप्ट है बच्चों। सो क्वेश्चन आपका जो थर्ड है, उपसर्ग और प्रत्यय का, सारे बच्चे बताएंगे समझ में आ गया कि नहीं, सारे बच्चे बताएंगे समझ में आया कि नहीं, उपसर्ग प्रत्यय के बारे में अच्छी आपकी तैयारी हुई कि नहीं, ठीक है, सारी के सारे बच्चे बोलेंगे, इफ यस देन आप यस सर बोलेंगे, ठीक है। एंड हाँ, जिस बच्चे ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है बच्चों, यस सर जी आ गया समझ, सर समझ में आ गया, चलो जिसने भी लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करो बच्चों। इस सेशन के एंड होने से पहले लाइक का एम है 201, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ 201। तो सारे बच्चे लाइक करते चलिए, जिसने भी लाइक नहीं किया है। एक आधे बच्चे जो कह रहे नहीं समझ में आया, अगर नहीं समझ आया बच्चों तो एक बार इसको रिप्ले कर लीजिए, जहां से भी आपको ना समझ में आए वहां से रिप्ले कर लीजिएगा, ठीक है। कर दिया लाइक सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, समास के बारे में, ठीक है, समास के बारे में देखेंगे, और इसका आपको मैं सीधा सीधा आंसर बताने वाला हूं, ठीक है, समास का सीधा सीधा आंसर बताने वाला हूं, बिल्कुल एकदम क्या बोलते हैं वो होता है ना, टू द पॉइंट। तो निर्देश अनुसार समास पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। चलो देते हैं, देखो सबसे पहला, धर्म पत्नी, ये जो एक शब्द है, समस्त पद है, इसका समास विग्रह आपको लिखना है, ठीक है, किसका, धर्म पत्नी का। तो बच्चों इसको छोटा कर देते हैं, हाँ देखो, धर्म पत्नी समस्त पद का समास विग्रह क्या होगा, धर्म प्लस में पत्नी, अर्थात धर्म के अनुसार पत्नी, ठीक है। जैसे शादी विवाह होता है ना, तो जो स्त्री होती है उसे पति के क्या बोलते हैं, धर्म पत्नी बोलते हैं, है ना। अब धर्म के अनुसार पत्नी, तो ऐसे में कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास, ठीक है। अगला, पुस्तक वाचन शब्द में निहित समास का नाम पहचानिए, नाम लिखना है, पुस्तक वाचन, पुस्तक का वाचन, ठीक है, पुस्तक का वाचन करना अर्थात पुस्तक को पढ़ना। तो जब इसमें किसी का आ जाए, की आ जाए, तो क्या होता है, ये ना तत्पुरुष समास होता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे विद्यालय है, ठीक है, ये है विद्यालय, ठीक है, अब विद्यालय में कौन सा समास है, सारे बच्चे एक बार चैट सेक्शन में लिखेंगे, विद्यालय में कौन सा समास है, विद्यालय शब्द के अंदर कौन सा समास है, विद्या के लिए आलय अर्थात विद्यालय, कौन सा समास है, कौन सा समास है इसमें, एक सेकेंड,
ठीक है, तत्पुरुष, वेरी गुड। विद्यालय, विद्यालय के लिए आलय, पुस्तक वाचन, पुस्तक का वाचन, इस तरीके से ये है आपका। ठीक है, अब जैसे कि देखिए इसका आंसर तो वैसे क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि अव्यय जैसे के, द्वारा, से, इसका प्रयोग करके कौन सा समास बनता है, तो इसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, फिर आता बच्चों द्विगु समास का एक उदाहरण लिखिए। बच्चों याद रखिए, जब भी द्विगु समास की बात आएगी या फिर पहचानने की बात आएगी तो शब्द के अंदर से आपको अंक ढूंढने हैं। ठीक है, शब्द में अंक है या नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे मैंने शब्द लिया है पंचबला, ठीक है, तो अंक है इसमें, बिल्कुल है। त्रिवेणी, त्रि अंक है इसमें। त्रिशूल, त्रिदेव, इस तरीके से सप्तऋषि और भी बहुत सारे वर्ड होंगे, है ना। तो इस तरीके से पंचबला यानी कि 5 प्रकार की बलियां। ठीक है, और त्रिवेणी 3 नदियों का संगम। तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल है द्विगु समास का। उसके बाद में कृष्ण पक्ष शब्द में निहित समास का नाम लिखिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वेरी गुड, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 5वां बहुब्रीहि समास। क्या होगा, बहुब्रीहि समास बच्चों, वेरी गुड। चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। इसे यहीं रहने दो, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ से ना फिर दिक्कत हो जाएगी, आपको आंसर पता चल जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारे कि निर्देश अनुसार अर्थ के आधार पे आपको वाक्य भेद पहचानने हैं। ठीक है, या फिर उसका एग्जाम्पल है जो भी है उसके हिसाब से 5 प्रश्नों में से आपको किन्हीं 5 में से कितने के, हाँ 4 के आंसर देने। ठीक है, 5 में से किन्हीं 4 के। ओके, तो चलो सबसे पहले हम ना इनकी परिभाषा को बड़े ध्यान से समझते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना तो आप देखते ही उसको कर दो। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना बच्चों। ओके, तो ये रही हमारी ग्रामर की वो एक पीपीटी, और इसको हम यहाँ पे से समझने वाले हैं। ध्यान से समझना बच्चों। देखो अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद पहले तो होते क्या है ये समझ लो, ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखो जब वाक्यों को उनके अर्थ और भाव के आधार पर वर्गीकृत किया जाए, अर्थ और भाव के आधार पे, तब हम बोलते हैं वाक्य भेद। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से पहले वाक्य भेद होते हैं बच्चों प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक यानी कि जहां पे किसी बात को पूछा जाए, ठीक है, उन्हें प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम पढ़ाई करते हो, तुम काम करते हो, तुम क्या करते हो, इस तरीके से। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए। और इसका आसान ट्रिक पता है क्या है, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा ही मिलेगा इसमें, ऐसे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, फिर अगला है निषेधवाचक वाक्य। क्या, निषेधवाचक, जिसमें किसी भी काम को ना करने की बात कही जाए, कोई भी काम जो निषेध हो वो हो। जैसे कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, है ना, जिसमें निषेध हो वो आएगा। उसके अलावा यहां पे है विस्मयादिबोधक वाक्य। अब देखो विस्मयादिबोधक का मतलब क्या हो गया कि जहां पर भी कुछ आश्चर्य हो, कुछ नई चीज दिखे, ठीक है, कोई हर्ष हो, आश्चर्य हो, दुख हो, ऐसे भाव को प्रकट करता है। जैसे कि अरे ये क्या हो गया, उफ ऐसा भी हो सकता है, अरे ये क्या कर दिया, कुछ ऐसे करके। ठीक है, जिसमें विस्मय लगे, कुछ आश्चर्य लगे। फिर आता है बच्चों संदेहवाचक। इसमें क्या होता है, किसी भी काम के प्रति, किसी भी चीज के प्रति संदेह, शंका होना, या फिर कोई चीज अनिश्चित होती है उसे कहते हैं। जैसे कि शायद वह आएगा, शायद आज वर्षा होगी, शायद आज हमारा मैथ का टेस्ट होगा, इस तरीके से, है ना। अगला फिर है बच्चों यहाँ पे इच्छावाचक वाक्य। अब इच्छावाचक में क्या होता है, इच्छावाचक में जब हम अपनी इच्छा को जाहिर करें या किसी को आशीर्वाद दें। जैसे मेरी इच्छा है कि भगवान तुम्हारी रक्षा करें, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं भगवान तुम्हारी रक्षा करें। ठीक है, संकेतवाचक वाक्य में जो वाक्य किसी वस्तु की ओर संकेत करें, ठीक है, किसी वस्तु की ओर संकेत करें, वो जैसे कि अच्छा वो व्यक्ति कौन है, वो वाला व्यक्ति, इस तरीके से। आज्ञावाचक वाक्य जो किसी आदेश, निवेदन या परामर्श को व्यक्त करते हैं। जैसे कि कृपया दरवाजा बंद कर दीजिए, मेरे लिए चाय बना के ले आइए, इस तरीके से। ठीक है, अब विधानवाचक जो बिल्कुल सामान्य कथन होते हैं, सामान्य कथन। ठीक है, जैसे कि आज बहुत ठंड है, आज रविवार है, आज सूर्य पूरब से निकला है, ऐसे करके जो सामान्य घटनाएं, तथ्य होते हैं उसके आधार पे। ठीक है, चलो ये तो आपने समझ लिया। अब आपसे मैं पूछूंगा क्वेश्चन। ठीक है, अब आपसे मैं पूछूंगा क्वेश्चन और देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। ओके, सो इसको मैं हटाता हूं, यहां लेके जाता हूं। चलो बच्चों बताएंगे मुझे एक बार, जैसे कि ये लिखा हुआ है शायद
मैं अगले हफ्ते यात्रा पर जाऊंगा लेकिन तय नहीं है, वाक्य भेद लिखिए। तो देखो बच्चों, अभी अभी आपको मैंने बताया था, आंसर बताओ पहले तो इसका कि शायद मैं अगले हफ्ता यात्रा पर जाऊंगा लेकिन अभी कोई तय नहीं है, ठीक है। तो कौन सा यहां पे होगा? संदेहवाचक। वेरी गुड, क्योंकि यहां पे क्या है? शायद, शायद शब्द यूज हुआ है, ठीक है। तो देखो क्या है? संदेहवाचक है। और संदेहवाचक को पहचानने का एक सबसे आसान तरीका क्या है बच्चों? सबसे आसान तरीका, उस सेंटेंस के अंदर शायद, संभवतः, शायद नहीं, हो सकता है, ऐसे शब्द होंगे, क्या नहीं, ठीक है, ऐसे शब्द होंगे तो समझ जाना वो संदेहवाचक है। आ गया समझ? दूसरा, मुझे ये काम मत दिखाओ, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मुझे ये काम मत दिखाओ, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे या तो आज्ञा दी जा रही है या तो निषेधवाचक है, क्या है यहाँ पे? जल्दी से बताओ, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ओके, ओके, निषेधवाचक। वेरी गुड, मोस्ट ऑफ दी बच्चों ने एकदम राइट आंसर दिया है। वेरी गुड वेरी गुड, निषेधवाचक होगा, ठीक है। अब निषेधवाचक को पहचानने की एक और चीज है, जिस सेंटेंस के अंदर, ठीक है, जिस सेंटेंस के अंदर आपको नहीं, मत, मना, नहीं करना, ना करना, ऐसे शब्द मिल जाए, समझ जाओ वो निषेधवाचक है, ठीक है। क्या है? निषेधवाचक, जहां पे ऐसे सेंटेंस में ऐसे वर्ड हो। ओके, चलो अगला, आज्ञावाचक का एक उदाहरण दीजिए। तो आपको भाई आज्ञावाचक का उदाहरण देना है तो दे देते हैं, जैसे कि आज जल्दी सो जाओ, कल आपका टेस्ट है। जैसे कि आज जल्दी सो जाओ, कल आपका हिंदी का पेपर है, सुबह उठ के तैयारी कर लेना। ये क्या है? आज्ञा दी जा रही है, जैसे माता पिता बोलते हैं उस तरीके से। विस्मयादिबोधक वाक्य का एक उदाहरण दीजिए। किसका? विस्मयादिबोधक का। तो चलो देखते हैं। देखो, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। क्या इसमें क्या हुआ? वाह तुमने तो कमाल कर दिया, हिंदी के पेपर में 80 में से 70 ले आए, 75 ले आए, मुझे लगता नहीं था 50 भी ला पाओगे, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। तो ये क्या है? आश्चर्य है, ठीक है। बहुत ही आश्चर्य की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। ये चीजें होती हैं। ओके, सो ये हो गया आपका यहाँ पे। चलिए, अब एक क्वेश्चन है, जो वाक्य किसी बात को पूछने के लिए प्रयोग किया जाए, किसी भी चीज को पूछा जाए, तो उस वाक्य को क्या कहते हैं बच्चों? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट है, आशा करता हूं समझ गए होंगे। प्रश्नवाचक है, वेरी गुड। चलो अगला टॉपिक। अच्छा, एक बार मुझे बताएंगे सारे बच्चे, अगर आपको अतिरिक्त वाक्य समझ में आ गया ना, तो आपको चैट सेक्शन में लिखना है क्वेश्चन 5 यस सर, ठीक है। क्वेश्चन 5 यस सर, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको जो मैंने समझाया अतिरिक्त वाक्य भेद समझ में आ गए। सारे बच्चे जल्दी से लिखेंगे, जितने बच्चे ज्वाइन है जल्दी जल्दी आंसर करेंगे जो मैं पूछ रहा हूं आपसे। बेटा ये सैंपल पेपर है, ठीक है, ये सैंपल, ना कि कोई रियल पेपर, ठीक है। ये प्रैक्टिस के लिए है सिर्फ, ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, पेपर कैसा आएगा ये जानने के लिए। ओके, क्वेश्चन 5 यस सर जी, यस सर जी, यस सर। संधि करा दो, संधि तो आ ही नहीं रही आपकी सिलेबस में, संधि तो आ ही नहीं रही है बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, अगले वाले को, जो कि है हमारा अलंकार। ओए नीचे हो जा, हाँ अभी दिख गया होता। चलो अलंकार देखो, अलंकार पर आधारित आपको 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के रेखांकित पंक्तियों में पहचानना है कि कौन सा अलंकार है इसमें से, ठीक है, कौन सा अलंकार है इसमें से, ठीक है। चलो अलंकार को भी ढंग से समझते हैं। पहले अलंकार की परिभाषा समझो, ठीक है। अलंकार की पहले परिभाषा समझ लो आप लोग। एक बार ये बताओ, वॉइस वगैरह सब ठीक आ रही है बच्चों? एक बार बताओ मुझे, वॉइस वगैरह सारी चीजें ठीक आ रही हैं कि नहीं? पैटर्न सेम है बच्चों, पैटर्न सेम है, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है, पैटर्न सेम है आपका। यस सर, वॉइस एकदम ठीक है। एक बच्चा कह रहा है नो। यस सर, और नहीं, चलो मैं इसको पास में ही रखता हूँ। खैर चलो अलंकार समझिए। देखो बच्चों, आपके एग्जाम में ना अलंकार बेसिकली कितने टाइप के आएंगे?
तीन टाइप के अलंकार होंगे। कौन कौन से? देखो, एक है अनुप्रास अलंकार, ठीक, दूसरे हैं यमक अलंकार और तीसरे हैं श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष अलंकार। तो एक एक करके तीनों को समझिए, फिर आपको मैं आगे समझाऊंगा। देखो, अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि जब किसी वाक्य में या पद्य में, कविता की लाइन में एक ही अक्षर की, एक अक्षर की, जैसे का खा खा ऐसे एक ही शब्द की, ठीक है, एक अक्षर की या फिर एक ही ध्वनि का बार बार प्रयोग हो, उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये एक मैंने लाइन ली है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो इसमें देखिए रा 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 रा, एक अक्षर है, कई बार आवृत्ति हुई है। एक और ले लेते हैं, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो यहाँ पे चा 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 ये 3 बार आया है ना। तो जब 2 या 2 से अधिक बार इसकी आवृत्ति हो तो समझ जाओ वहां पे क्या है, अनुप्रास अलंकार है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, तो यहाँ पे क्या है, त त त त त, ठीक है, 5 बार। तो ये क्या है, एक ही अक्षर एक ही ध्वनि की बार बार आवृत्ति होना, क्या है, अनुप्रास अलंकार। क्लियर है? अगला देखो, यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है कि जब एक ही शब्द का वाक्य या पद में 2 या अधिक बार प्रयोग हो और प्रत्येक बार उसका अलग अर्थ हो, उसे यमक कहते हैं। यानी कि देखो, यमक में क्या होगा, एक शब्द होगा, ठीक है, और वो 2 बार आएगा और दोनों बार अर्थ अलग अलग होगा। जैसे एग्जांपल के लिए, 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है। तो इसमें देखो, 3 बेर खाती थी, एक तो 3 बेर जो खाने वाला बेर है वो है, और 3 बेर खाती थी वो 3 टाइमिंग्स हैं। 3 बेर खाती थी लेकिन वो 3 टाइम खाती थी, ये है यहाँ पे। फिर कनक कनकते सौगुनी माद कथा अधिका है। तो एक कनक यहाँ पे धतूरा है और एक कनक यहाँ पे सोना है, ठीक है। तो ऐसे करके शब्द 2 हों और अर्थ उनका अलग अलग हमेशा निकले, वहां पे होता है यमक। अब सुनिए श्लेष अलंकार में क्या होता है कि जब किसी एक शब्द के 2 या उससे अधिक अर्थ हों और वाक्य में उनका क्या नाम है, दोनों का प्रयोग हो, उसे श्लेष कहते हैं। जैसे कि सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। तो जो सुबरन है, ठीक है, जो सुबरन है उसको कौन कौन खोजता हुआ फिर रहा है, कवि, व्यभिचारी, चोर, सभी खोजते हुए फिर रहे हैं। इसके अलावा पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो पानी की वजह से मोती मानुष चून, ये 3 चीजें यहाँ पे उपयोग हो रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अलंकार का ये कॉन्सेप्ट है आपका। तो ये हो गया। देन नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन की बात आ जाती है। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, सब बच्चे आंसर करेंगे। चलो, क्वेश्चन है कि बंसी बजाए बल्लभ, ठीक है, बाग बांसुरी बजाए। यहां पे देखिए क्या है बच्चों, कौन सा अलंकार है, सारे बच्चे कमेंट करेंगे मुझे, बंसी बजाए बल्लभ बाग बांसुरी बजाए। तो इसमें कौन सा अलंकार है, सारे बच्चे मुझे आंसर करेंगे जल्दी से। कौन सा अलंकार है? सर मैं अमृता। ओके, किस बच्चे ने आंसर बताया पहले? गॉडजिला, अनुप्रास, वेरी गुड वेरी गुड। अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास हो जाएगा। सही है सही है सही है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है बच्चों? यहाँ पे है अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पे काली घटा एक घटा है, घमंड घटा किसी चीज का घटना है, ठीक है। तो काली घटा का घमंड घट गया एक तरीके से, है ना। तो इसमें कौन सा अलंकार है? मेरे हिसाब से मैं ये गारंटी से कह सकता हूं, इस बारे में 99 बच्चों को पता होगा, क्योंकि ये जब अलंकार करवाया जाता है ना, तो आपके टीचर भी यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। और वो कनक कनकते सौगुनी मादगता आदि का है, वो भी एग्जाम्पल लिया जाता है। सिंपल सिंपल से होते हैं ना, इसीलिए। तो काली घटा का घमंड घटा कौन सा है? यमक अलंकार है। देखा, मैंने बोला था ना यमक अलंकार होगा यहाँ पे। हाँ, मुझे पता था, सबको पता होगा इस बारे में। वेरी गुड, क्या है? यमक अलंकार। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे, यमक है। सो यहाँ पे कौन सा अलंकार है हमारा? यमक। अब ये बताओ मुझे, पिया मिलन को आतुर मन मेरो व्याकुल होए। अब ध्यान से सुनना, पिया मिलन को आतुर मन मेरो व्याकुल होए। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पिया से मिलने के लिए मेरा मन व्याकुल है, ठीक है। और पिया के क्या नाम है, पिया से ना मिलन होने की वजह से मेरा मन और ज्यादा व्याकुल हो रहा है, ठीक है। आतुर है और ना मिलने की वजह से व्याकुल होता जा रहा है। तो एक ही शब्द है,
पिया, उसका दो जगह उपयोग हुआ, एक तो क्या नाम है, आतुर होने के लिए और एक व्याकुलता के लिए। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, हाँ श्लेष अलंकार, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, श्लेष अलंकार। ओके, अब एक और समझो, तो पर 12 उर बसी, सुन राधिकी सुजान, तू मोहन के उर में बसी, उर्वशी समान। अब यहाँ पे एक शब्द है, 3 बार आया है और तीनों बार अर्थ उसका अलग है। कैसे, ध्यान से समझिएगा, देखो क्या लिखा हुआ है, तो पर 12 उर्वशी। ठीक है, यहाँ पे एक उर्वशी है इंद्र की अप्सरा का नाम, सुन राधिके सुजान, राधिका पे, तू मोहन के उर में बसी, तू मोहन के हृदय में बसी, उर्वशी के समान, उसी इंद्र की उर्वशी अप्सरा के समान। तो 2 शब्द हैं, दोनों बार उसका अर्थ अलग है ना। तो यहां पे कौन सा अलंकार है बच्चों, यमक अलंकार है। वेरी गुड, यहां पे भी आपका यमक अलंकार है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, मधु मधुकर मंद मंद, मंद हवा चली। ठीक है, मंद मंद मंद, यानी कि सिंपल सी बात है, यहाँ पे ना ये 3 शब्द तो हैं लेकिन सबका एक ही अर्थ है। क्या अर्थ है, धीरे 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 धीरे, है ना। तो यहाँ पे जो है ना, मा 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 मा। ठीक है, यमक नहीं होगा बच्चे, यमक नहीं होगा। तो वेरी गुड, अनुप्रास होगा। वेरी गुड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अनुप्रास। बहुत बढ़िया बच्चों, अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार सारे के सारे बच्चे मुझे चैट सेक्शन में ये लिख के भेजें, जल्दी से जल्दी। आपको लिखना है अलंकार। अरे कहाँ चला गया भाई, पेन वापस आ जा। हाँ, यहाँ पे लिखना है आपको ऐसे, हाँ अलंकार। यस सर, ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको अलंकार समझ में आ गए हैं, जो मैंने अभी अभी आपको समझाए हैं। जल्दी से लिखेंगे। यस सर जी, अलंकार। यस सर, यस सर, यस सर, अलंकार समझ में आ गए हैं, आ गए हैं सर जी समझ में, अलंकार। यस सर जी। चलो बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, अच्छा लगा जान के आपको सब समझ में आ गया है। बहुत बढ़िया, अलंकार। यस सर जी। एक बच्चा है जो कह रहा है नो सर, बाकी सबको समझ में आ गया है। जिस भी बच्चे को समझ में ना आया हो, 1 ही 2 हैं, तो एक काम कीजिए, आप वीडियो को रिप्ले कर लीजिए। बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है मैंने। ठीक है, चलो अब शुरुआत करेंगे बच्चों अगले खंड को, जो कि है हमारा खंड नंबर गा। ठीक है, खंड नंबर गा है ये हमारा पाठ्य पुस्तक। और ये तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया भाई, छोटा करो इसको। हाँ, खंड गा है हमारा पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक के आधार पर। चलो इसे पढ़ना चाहेंगे, पढ़ लेते हैं एक बार, फिर इसके एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे, देखेंगे कितने बच्चे एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर सही करेंगे। ठीक है, चलो देखो क्या है बच्चों, ये रहा, ये हमारा गद्यांश है चैप्टर वाला, इसे पढ़ना है, फिर एमसीक्यू जो क्वेश्चन है हमें इसके आंसर देने हैं। तो मैं इसे ऊपर कर देता हूं ढंग से। ठीक है, तो अब आप सारे बच्चे इसको ढंग से पढ़ें और समझें कि इसमें क्या कहा गया है, और फिर हम लोग इसको ढंग से देखेंगे। ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया यार, इतना बड़ा पैसेज नहीं आएगा वैसे एग्जाम में, काफ़ी छोटा आएगा। जितना ये इतना दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ये इतना वाला बस इतना ही आएगा, इससे बड़ा नहीं आएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं आता है। ठीक है, वेल पढ़ेंगे बच्चों में अच्छे से, ताकि हमारी तैयारी अच्छी हो जाए। ठीक है, देखो अब हमें सबसे विकट जो डांडा ठोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। बच्चों ये क्वेश्चन बन जाएगा, डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह क्यों थी? 16-17 हजार की फीट की ऊंचाई पर होने के कारण दोनों तरफ, हर मीलों तरफ कोई गांव, कोई वगैरह ये चीजें नहीं थी। नदियों के मोड़ और पहाड़ के कोनों के कारण बहुत दूर दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता था। लेकिन डाकुओं के लिए अच्छी जगह थी। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तो भी खूनी को सजा नहीं मिल सकती, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए परवाह करता ही कौन? सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्चा नहीं करती। वहां गवाही भी तो कोई भी नहीं मिल सकता। ठीक है, कोई गवाह नहीं मिल सकता क्योंकि वो मार ही देते होंगे। डकैत पहले आदमी को मारते थे, फिर बाद में देखते थे कुछ पैसा है कि नहीं है। ठीक है, पहले मारना फिर लूटना। ठीक, उसके अलावा हथियार का कानून ना होने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक को लिए फिरते थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ के लोग जो पिस्तौल और बंदूक है उसको लाठी की तरह लेके क्यों घूमते थे?
क्योंकि हथियार के संबंध में कोई कानून नहीं था। इसके अलावा डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद से अपने प्राणों का खतरा बना रहता था इससे बचने के लिए। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल जो थोला के पास खून हो गया, शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहां कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार, जीभ निकाल, कुची कुची, दया दया, एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। जैसे डाकू वगैरह देखते खून खराबा दिखता। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर चलते कैसे, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा, यहाँ से लद्दाख को तक के लिए 2 घोड़े कर लो और सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे, है ना। तो ये है। ये हुआ आपका। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, सारे बच्चे मेरे को क्वेश्चन करेंगे इसका, ठीक है, सारे बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, लेखक के साथ यात्रा में कौन मौजूद था। अब देखो यहाँ पे कम से कम आपके 2 नहीं 3 एमसीक्यू पूरे हो जाएंगे, ठीक है, 3 एमसीक्यू आपको नाम बताना है। लेखक के साथ यात्रा में कौन मौजूद था। ये वो था जो मंगोल जाति का था, ये वो था जिसका चेहरा लाल था, ठीक है, ये वो था जिसकी जान पहचान बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो ये कौन सा व्यक्ति था। सुमति, सौमित्र, सुमति, सुमिता, क्या था, सुमित, क्या होगा, सुमित, ना 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 ना, सुमित नहीं है भाई, सुमित तो नहीं है, सुमित नहीं है। तो क्या होगा बच्चों, सी हो जाएगा, सुमति। वेरी गुड। देखो पेपर में ना ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको ना मात्रा में ही फंसा दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्या हो जाएगा, सुमति, ये वाला सही होगा, ठीक है। चलो अब आता है बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 2, और इस प्रश्न से आपके कई सारे एमसीक्यू यहाँ पे पूरे होंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखो क्या है, बड़े ध्यान से देखना। अध्याय के अनुसार कहा गया है, तिब्बत में डाकुओं के लिए सबसे सुरक्षित स्थान, डाकुओं के लिए सुरक्षित, लोगों के लिए खतरे वाला, डांडे। दूसरा, डांडे में हथियार का कानून न होने के कारण लोग लाठी की जगह बंदूक और पिस्तौल को लेकर घूमते थे। बिल्कुल सही। डांडे में खून खराबे होने पर भी दोषी को सजा नहीं मिलती क्योंकि वहां न्यायालय नहीं होता, कोई गवाह नहीं होता तथा शक्तिशाली लोगों का शासन। इसी वजह से यहाँ पे जो है खूनी को, दोषी को सजा नहीं मिलती। ये भी सही है। तिब्बती महिलाएं खोटी के बर्तन में चाय परोसती हैं जो कि मक्खन और दूध से बनती थी। याद रखना, तिब्बत की महिला चाय किस में परोसती हैं, खोटी के बर्तन में, ठीक है। और किससे बनती है तिब्बत की चाय, मक्खन और दूध से बनती है, ठीक है। तो कौन सा राइट हो जाएगा, का वाला। वेरी गुड। कुछ बच्चों का टाइपिंग आई थिंक हिंदी में भी है तो वो का लिख रहे हैं और कुछ ए में भी लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। पहला भी ठीक, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी। दैट्स वाई राइट आंसर इज दैट ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड बच्चों, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, जब लेखक ने भिखारी के रूप में यात्रा की तो उसे रुकने के लिए कहाँ जगह मिली। यानी कि जब भिखारी के रूप में लेखक ने यात्रा की तो उसे कहाँ जगह मिली रुकने के लिए, ये बताओ जल्दी से, ठीक है। धर्मशाला में, गरीब झोपड़े में, गांव के घर में, पंचायत भवन में, कहाँ पे रुका वो, ठीक है। एक धर्मशाला में, नहीं धर्मशाला तो होती नहीं, ऐसा तो कोई वर्णन ही नहीं है। अंजलि कुमारी, वेरी गुड। भगवान पाल, वेरी गुड, ठीक है, भगवान पाल होगा आई थिंक सो। बी, पूजा यादव, वेरी गुड। चलिए बी हो जाएगा यहाँ पे। प्रियांशु, वेरी गुड। तो यहाँ पे है ना, गरीब की झोपड़ी में उसे रुकने को मिला था। और इसका कारण क्या था, कारण था कि वो पहुंचा रात के समय था, शाम के समय, और उस समय लोग छक पी के एकदम मस्त होशोबास खो देते हैं, तो इसीलिए। और एक रीजन था कि सुमति उसके साथ में नहीं था, है ना। डांडे के देवता का स्थान किस प्रकार का था, जो डांडे के देवता थे ना, उनका स्थान किस प्रकार का था। पत्थरों से सजा हुआ था, जानवरों की सींगों से सजा हुआ था, झाड़ियों से सजा हुआ था, या फिर इन सभी का उसमें मिश्रण था, ठीक है। क्या था बच्चों, बताएंगे सारे बच्चे। बा वाला, जानवरों के सींगों से सजा हुआ था, ओके। बी, निशा, ओके। डी, क्या बात है। अब आए बच्चों के एकदम सही सही आंसर, बहुत बढ़िया बच्चों, अब आए आपके सही सही आंसर। पत्थरों से सजा हुआ, जानवरों की सींगों से सजा हुआ और झाड़ियों से सजा हुआ, इन सभी का मिश्रण था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ये ऑप्शन घा वाला एकदम करेक्ट है, ठीक है, घा वाला सही है।
कैफ चौधरी, सर सुन लो, क्या कहना चाहते हो, जो भी जिसको पूछना है। चलो अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है बच्चों। अध्याय के अनुसार दिए गए शब्द और उनके अर्थों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो क्या बच्चों, भीटे। अब भीटे क्या है? भीटे जो है ना, टीले के आकार का एक ऊंचा सा स्थान होता है, टीले के आकार सा। डांडे, डांडे खतरनाक क्यों जगह थी? डांडे ना बहुत ही ऊंचाई पे था, 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पे। आसपास में कोई गांव भी नहीं था और डाकुओं के लिए सुरक्षित स्थान था। ये डांडे खतरनाक है। अलावा इसके अलावा थुकप्पा क्या होता है? तो सत्तू या चावल के साथ मूली या फिर मांस के साथ कोई पतली लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ थुकप्पा कहलाता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है? भरिया, भरिया होता है भारवाहक। ऑप्शन सी वाला, अरे वाह बच्चों, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऑप्शन गा वाला सही हो जाएगा आपका। ठीक है, गा वाला सही हो जाएगा। ओके बच्चों, सो ये वाला एमसीक्यू का पार्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया एंड आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। एक बार सारे बच्चे बताएंगे, पहला क्वेश्चन 7 आपको समझ आएगा कि नहीं? सर एप्लीकेशन कौन सा आएगा? बच्चों देखो, एप्लीकेशन 3 टाइप के हैं आपके। ठीक है, कौन कौन से? एक तो है सगे संबंधी वाला, एक है किसी अधिकारी को लिखने वाला, और एक है आपका प्रधानाचार्य का। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये 3 है, लेकिन क्वेश्चन तो एग्जाम में 2 ही आएंगे, है ना। अब यहाँ पे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मिड टर्म में आया है आपका प्रिंसिपल वाला और सगे संबंधी वाला, तो इस बार आपका क्या बोलते हैं, अधिकारी और जो सगे संबंधी वाला है, उन दोनों के आने के चांसेस बहुत हैं। अधिकारी वाले तो आएगा ही आएगा, ठीक है, अधिकारी वाला। बाकी सगे संबंधी या प्रिंसिपल में से एक दे सकता है। लेकिन मैं आपको तीनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, तीनों की प्रैक्टिस करवाऊंगा, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ठीक है सर, मैं आदित्य, वेलकम। सर एक क्वेश्चन, नो सर, और क्या कहना चाहते हो? आ गया सर जी समझ में, 11th वाले हार्ड भेजो। सर मेरा नाम ले लो विकास। सर आपकी वॉइस अच्छी है, धन्यवाद धन्यवाद। सर एटलीस्ट मेरा नाम ले लो सूर्यवंशी। ओके सर जी, आगे चलिए, वेरी गुड। चलो अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। ठीक है, जो कि है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से 3 के उत्तर दीजिए। बच्चों देखो, फिर से मैं कह रहा हूँ, एग्जाम में 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 3 के आंसर करने होंगे 2-2 नंबर के। लेकिन मैंने 5-6 क्वेश्चन लिए हुए हैं ताकि 1-2 क्वेश्चन की एक्स्ट्रा जो आपकी प्रैक्टिस है वो भी करवा सकूं। ठीक है, जल्दी जल्दी बच्चों क्वेश्चन के आंसर को समझेंगे। जिस बच्चे ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, जल्दी जल्दी सारे बच्चे लाइक कर देंगे। ठीक है, जिसने भी लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करेंगे। अभी हमारा 201 का टारगेट पूरा होने वाला है, बस 1 से 2 और बचे हैं। तो जिसने नहीं किया है जल्दी से कर देंगे सारे बच्चे लाइक, फटाफट से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके सो फाइनली जितने वॉचिंग उतने लाइक, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों अगले सेक्शन की तरफ। नहीं सेक्शन नहीं है सर जी, क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन 8 क्या कहता है, इसका पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? तो उपभोक्ता संस्कृति लेखक के हिसाब से चुनौती क्यों है हमारे समाज की? तो आओ बच्चों समझो। देखो, लेखक ने उपभोक्तावाद संस्कृति को हमारे लिए चुनौती, हमारे समाज के लिए चुनौती इसलिए कहा है क्योंकि यह संस्कृति लोगों को अनावश्यक वस्त्र, सेवाएं इनकी ओर आकर्षित करती है। जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है वो हमें बहुत सारे वस्त्र, बहुत सारी सेवाएं इनकी ओर आकर्षित करती है, जो हमारे लिए ज़्यादा जरूरी भी नहीं होती हैं। ठीक है, जिससे कि समाज में असमानता और नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है। उपभोक्तावाद में लोग अपनी जरूरतों से अधिक वस्तुओं का उपभोग करने लगते हैं, जितनी जरूरत होती है ना उससे भी ज़्यादा ला के रख लेते हैं। ठीक है, और इससे आर्थिक सामाजिक संतुलन बिगड़ने लगता है। यह संस्कृति लोगों को भौतिकता की दौड़ में शामिल कर देती है। जैसे मान लो आज के टाइम पे किसी भी कंपनी का नया फोन आता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उस नए फोन को लेते हैं, और जैसे ही लगता है कि दूसरा नया फोन दूसरे मॉडल में नए फीचर के साथ में लॉन्च होने वाला है, तो हम उसकी बुकिंग कर लेते हैं पहले ही। तो इसमें क्या है कि हम भौतिकता की इस दौड़ में शामिल होते जा रहे हैं। हमारे पास पंखा है, पंखे से काम चल सकता है? नहीं। हमें कूलर चाहिए, कूलर से काम चल सकता है? नहीं। अब एसी चाहिए? नहीं। 1 टन का नहीं, 2 टन का चाहिए,
3 टन का एसी चाहिए, है ना, तो क्या होता है, हम भौतिकता में फंसते चले जाते हैं, जिससे कि मानसिक तनाव, पर्यावरणीय क्षति, पारिवारिक सामाजिक रिश्ते ये सभी दूर होते चले जाते हैं। इस प्रकार उपभोक्तावाद समाज के स्वास्थ्य विकास के लिए गंभीर चुनौती है। इसलिए लेखक गांधी जी भी सामाजिक मर्यादाओं तथा नैतिकता के पक्षधर थे। ठीक है, यस सर, आ गया समझ में, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन है, सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर बताइए कि आप पर्यावरण को बचाने के लिए कैसे योगदान दे सकते हैं। ठीक है, आपसे कहा जाए आपको पर्यावरण को बचाना है, तो आप अपनी तरफ से कैसे योगदान देंगे बच्चों। ठीक है, कैसे योगदान देंगे, तो हम योगदान कुछ इस तरीके से देंगे। देखो, मैं चाहूंगा कि जो वाहन है, ठीक है, और जो एसी है, इसका उपयोग सीमित किया जाए, क्योंकि एसी से आप सभी को पता है कितना ज़्यादा वो निकलता है। ठीक है, वाहन में जो ये डीजल पेट्रोल का उपयोग होता है, इसका उपयोग कम करें। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इनका उपयोग ज़्यादा किया जाना चाहिए, है ना। मैं चाहूँगा पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई जाए, और मैं चाहूँगा कि ट्री प्लांट्स किए जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएँ। प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए। इको फ्रेंडली वस्तुओं का हमें उपयोग करना चाहिए। फैक्ट्रियों के धुएं और कचरे का हमें उचित निपटान और उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए। तालाब, झील, नदियां, यहाँ पे गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। सड़कों और सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखना और पर्यावरण को जागरूक बनाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से भाई पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए मेरे ये तरीके हैं। आपको क्या लगता है, आपके क्या तरीके होंगे, वो भी लिख सकते हैं आप इसमें, है ना। आपके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। ओके, जरूरी नहीं कि जो मैंने ये बात इस क्वेश्चन का ये आंसर बताया सेम लिखना है, आप अपनी तरफ से भी ऐड कर लेंगे इसमें। ठीक है जी सर जी, सही कहा आपने, वेरी गुड। चलो अब देखेंगे अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है तीसरा। कांजी हाउस में कैद पशुओं की जो हाजिरी है वो क्यों ली जाती होगी बच्चों। तो हाजिरी क्यों ली जाती थी, बहुत ही सिंपल सा बच्चों। कांजी हाउस में सबसे पहली बात उन पशुओं को रखा जाता था जो कि लावारिस होते थे, उन पशुओं की देखभाल की जाती थी। अब देखभाल करते हैं तो इसीलिए कांजी हाउस में निम्नलिखित कारणों से पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी। सबसे पहले ये देखा जाता था कि पशुओं की संख्या ठीक ठाक है कि नहीं है, क्या पता कोई पशु जो है वो दीवार तोड़ ताड़ के भाग तो नहीं गया, तो पशुओं की संख्या सही है, जैसी कल थी आज है वैसे ही चेक करने के लिए। दूसरा, पशुओं की सेहत की जानकारी और पहचान को रखने के लिए, जब उनकी हाजिरी ली जाती होगी ये पशु है या नहीं है, तो उसकी हेल्थ के बारे में, उसको वो किस टाइप का है, किस ब्रीड का है, इस तरीके से तो यहाँ पे इसकी पहचान की जाती होगी। आवारा और उत्पाद मचाने वाले पशुओं को अलग रखने के लिए, कुछ पशु आवारा और उत्पाद मचाने वाले होंगे, उनको एक तरफ रखा जाता होगा, कुछ अच्छे तो इनका डिफरेंस करने के लिए। पशुओं की संख्या इतनी है कि नीलामी कर सकते हैं या नहीं, इसको पता लगाने के लिए, है ना। तो इसलिए कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी मेरे हिसाब से। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब है यहाँ पे अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। मेरे बचपन के दिन पाठ के तहत भी बताइए, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई, मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप ये पता लगाएं कि लड़कियों के जन्म के संबंध में कैसी सामाजिक परिस्थितियां हैं। तो आओ बच्चों समझते हैं। देखो, आज लड़कियों के जन्म को लेकर समाज में थोड़ा बहुत बदलाव आया है। पहले लड़कियों को जन्म के तुरंत ही बाद ऐसा लगता था कि मार दिया जाएगा और कुछ मार भी दिया जाता था, लेकिन अब भी भ्रूण परीक्षण के द्वारा उनकी हत्या करने की कोशिश की जाती है, जो कि गैर कानूनी हो चुका है, और ये कोई लाखों में एक आधा ही करवा पाता होगा और उसे भी कानूनी दंड मिलता होगा जब उसे पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो पहले से आज के जमाने में काफी बदलाव आ चुके हैं। ठीक है, घटते लिंग अनुपात ने समाज को इस बारे में सोचने पे मजबूर किया है, जिससे अब लड़कियों को शिक्षा और समान अधिकार मिलने लगे हैं। ठीक है, ये चीजें होती है बच्चों। ओके जी सर, बिल्कुल सही है। चलो बहुत बढ़िया, अगला देख लेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा। अब इसमें हमें 2 लाइनें दी गई हैं, इसमें व्यंग्य स्पष्ट करना है। तो क्या है, इनमें से किसी एक पंक्ति में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। तो चलो व्यंग्य स्पष्ट कर देते हैं। देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। ठीक है, अब तो जूते की कीमत इतनी बढ़ गई है कि एक जूते से 25 टोपियां न्यौछावर होती हैं। तो कैसे लिखेंगे इसका व्यंग्य? इसका व्यंग्य ऐसे लिखेंगे कि व्यंग्य, जूते को ताकत और सामर्थ्य का प्रतीक माना जाता है, जबकि टोपी सम्मान का प्रतीक होता है,
और आजकल पैसे और ताकत के बल पर लोग सम्मानित व्यक्तियों को झुकाने को मजबूर कर देते हैं। अगर आपके पास में इतना पैसा है ना, इतना ज्यादा पैसा है, असीमित पैसा, तो आप किसी भी बड़े से बड़े ताकतवर आदमी को तक को जो है अपने सामने झुका सकते हो एक तरीके से। ठीक है, इससे ये स्पष्ट होता है कि व्यक्ति अब स्वाभिमान और आत्मसम्मान को त्याग कर केवल पैसे को महत्व देने लगा है। रिश्ते, सम्मान सब गया इधर उधर। ठीक है, अब पैसा दिखता है सबको, ये चीज है। ठीक है, इसके अलावा दूसरे में क्या व्यंग्य है? जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। तो इसमें क्या व्यंग्य है बच्चों? आ जाओ इसके व्यंग्य को समझ लेते हैं। देखो, व्यंग्य ये है, प्रेमचंद ने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ कभी भी समझौता नहीं किया। वे इन्हें इतना घृणित मानते थे कि हाथ से भी इशारा नहीं करते थे, बल्कि लोगों को इनसे सावधान करने के लिए पैर की उंगली से इशारा करते थे, जो भी सामाजिक बुराई कभी कभार होती थी। तो व्यंग्य ये है। ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन जो था आपका क्वेश्चन नंबर 8, ये आपको यहाँ पे समझ में आई थिंक आ चुका होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे काफी टाइम हो चुका है हमारे सेशन को, तकरीबन 1 घंटा होने वाला है ना। जस्ट लेट मी चेक वंस अगेन कि कितना टाइम हो चुका है हमें। हाँ जी, 1 घंटा होने वाला है हमको। चलो हम लोग इस सेशन को पूरा कर लेते हैं, फिर जो है आगे देखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला है हमारा आजा भाई, कहाँ चला गया? ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 को समझेंगे। अब आपसे मैं एमसीक्यू क्वेश्चन पूछूंगा तो सबके सब मुझे आंसर करेंगे एक साथ। ओके, तो क्वेश्चन 9 है, पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। तो क्या है बच्चों? देखो, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो, क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों या ब्रिटिश राज का कहना। उसके अलावा यहाँ पे है, कोल्लू का चरक चू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखिए, जो बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे मैं उन सभी बच्चों का आंसर का नाम यहाँ पे लूंगा, मतलब कोई उनका नाम लूंगा। ठीक है, सो कैदी और कोकिला जो कविता है आपकी, ये जो कविता है इसके रचयिता कौन है भाई? ठीक है, रचयिता कौन है बच्चों? नाम दिए गए हैं लेकिन नाम में कुछ गलती है, तो कौन सा नाम बिल्कुल सही है ये आपको बताना है, जो नाम बिल्कुल सही हो। सबसे पहले मंजू शर्मा, वेरी गुड, सी आया है। अननोन एंड घोस्ट इमोजी, सी है, वेरी गुड। तेजस, ओके सी। चिंटू, श्रुति, वेरी गुड। आयुष, देखो बच्चों वैसे 200+ बच्चे यहाँ पे जो है ना वो आंसर कर रहे हैं, तो जिस बच्चे का भी नाम ना ले पाऊँ तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मैं 1 का पढ़ता हूँ 10 ऊपर पहुँच जाते हैं, 1 का पढ़ता हूँ 20 ऊपर पहुँच जाते हैं, है ना। तो कुछ बच्चों के नाम मैं अवश्य लेता रहूँगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, शॉर्ट वीडियो, मयंक, ठीक है, और ये कौन है? सुप्रिया ठाकुर। 11th क्लास की लाइव होगी बच्चों, 9 बजे होगी आपकी ये क्लास, मैं 10-15 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद 11th की होगी। ठीक है, सी सी सी, वेरी गुड वेरी गुड, सी हो जाएगा। बहुत अच्छे बच्चों, ये जो है ना माखन लाल चतुर्वेदी, ये है इनका पूरा नाम। ओके, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर से मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, ये एक वो क्वेश्चन है जिसमें से आपके 4 MCQ का आउटपुट निकल के आएगा। कितने का? 4 MCQ का। क्या करना है? कवि के अनुसार निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला कथन, कवि जेल की दीवारों के काले घेरे में कैद है। तो बच्चों कवि कहाँ पे कैद है? कवि जेल की जो दीवार है इसके काले घेरे में कैद है, यानी कि अंधेरी कोठरी में। ठीक है, कवि के अनुसार जेल का संसार कितना बड़ा है? केवल 10 फुट का। कितना बड़ा? केवल 10 फुट का। कवि ने कोयल की हरियाली डाली की तुलना जेल की काली कोठरी से की है। कोयल जो है वो पेड़ पे बैठी है ना, हरियाली डाली पे, उसकी तुलना अपने जेल की काली कोठरी से उसने की है। ठीक है, कवि के अनुसार रोना सबसे बड़ा पाप है। कवि के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है? रोना।
ए वाला, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट आंसर। वेरी गुड बच्चों, 1 2 3 4 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया बच्चों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दावा नल से कवि का क्या तात्पर्य है? यानी कि दावा नल की जो आग लगी, इससे कवि का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है इसका, कवि से क्या पूछना चाहता है? आंसर करो सारे बच्चों, क्या पूछना चाहता है कवि इससे? सी, समुद्र की आग? नहीं। ओके, सारे बच्चे आंसर करते चलेंगे। और जिसने भी सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, ठीक है, देखो कैसे लाइक करना है। एक ना लाइक का बटन होगा, ठीक है, ऐसे करके एक लाइक का बटन होगा, ठीक, वहां पे आपको बस ऐसे दबा, ऐसे कर देना है बस, ठीक है ना, क्लिक कर देना है, लाइक हो जाएगा। ठीक है। सो कहां पे आ गए हम? वेरी गुड, वेरी गुड, सही है, सही है, बहुत बढ़िया। दावानल की आग का मतलब है बच्चों जंगल की आग। कौन सी? जंगल की आग। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कवि के अनुसार कारागार के ऊपर आधी रात को कोयल की आवाज विचलित कर देती है। कवि के अनुसार कारागार की ऊपर जो बैठी हुई वो है ना कोयल, उसकी आवाज उसको विचलित, परेशान कर देती है। तो इसमें क्या अनुभूति होती है उसे? ठीक है, आनंद की, संतोष की, प्रेम की या दुख की? तो विचलित कर रही है। अब विचलित करती है तो क्या अनुभूति होती है भाई? जल्दी से देखो, सारे बच्चे आंसर करो जल्दी से। हाँ, वेरी गुड, विचलित हो रहा है, इसका मतलब क्या है? दुख और वेदना, है ना, दुख और वेदना, बस। अब देखो अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन है कविता के अनुसार दिए गए शब्द और उनके अर्थ को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो बच्चों, वटमार, वटमार का मतलब होता है रास्ते में यात्रियों को लूट लेने वाला। हिमकर, हिमकर मतलब होता है चंद्रमा। दावानल, जंगल की आग। मोट, पुर, चरसा यानी कि चमड़े का ढोल जिसमें कुएं आदि से पानी निकाला जाता हो, वो होता है। तो कौन सा सही है? तो ये साइंस का पेपर 25 को, तो 24 को कितने बजे लाइव होगा? हाँ 25 को है साइंस का। हाँ यार 25 को है, यानी कि आपके पास में 4-5 दिन का टाइम है। कोई नहीं, आपके लिए साइंस की वीडियोस कल से आनी शुरू हो जाएंगी, चिंता मत करो। ठीक है, साइंस की वीडियोस भी आएंगी आपकी और बहुत बढ़िया बढ़िया आएंगी, चिंता मत कीजिए। ठीक है, सो आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका सी हो जाएगा। 1 2 3 4 सारे सही हैं। ठीक है, 1 2 3 4 सबके सब सही हैं। ओके, सो ये हो गया आपका। हाँ जी सर, आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। अब इससे पहले कि ना मैं आगे बढ़ूं, आपसे ना एक आधा क्वेश्चन मैं पूछता हूं, मुझे आंसर देना सारे बच्चे। ठीक है, पिछली वीडियो का एक आधा मैं क्वेश्चन लेता हूं, फिर मुझे आप आंसर कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड, ये क्वेश्चन छोड़ो, पहले ये बताओ। हाँ, प्रेमचंद के फटे जूते निबंध किस लेखक ने लिखा है बच्चों? ये चैप्टर, ये पेपर करवाया है ना मैंने आपको, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। प्रेमचंद के फटे जूते निबंध किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? ओके, बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है, हरिशंकर प्रसाद जी के द्वारा। ठीक है, अब सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी बताओ, मुझे जल्दी से बताना इसका आंसर। अध्याय के अनुसार प्रेमचंद जी के बारे में जो, मतलब प्रेमचंद जी का ये जो चैप्टर है इनके बारे में, प्रेमचंद के फटे जूते, इसमें ये जितनी बातें दी गई हैं, ठीक है, क्या ये सभी सही हैं? क्वेश्चन क्या है? प्रेमचंद जी अपनी पत्नी के साथ में फोटो खिंचवाने गए थे, ठीक। प्रेमचंद जी के जिस जूते में बड़ा छेद था, बाएं वाला। प्रेमचंद के जिस पैर का जूता सही था, दाएं वाला। लेखक के जूते में छेद था, अंगूठे के नीचे था। प्रेमचंद ने अपना जूता आजमाया था टीले पर। तो क्या ये सारी बातें सही हैं? आंसर करेंगे सारे बच्चे अगर ये सारी बातें सही हैं बच्चों। ठीक है, जल्दी से आंसर करेंगे सारे बच्चे। ओके, तब तक के लिए यहाँ पे लाइव में मुझे एक सेटिंग करनी है छोटी सी, ठीक है, क्योंकि वो रह गई है और नहीं तो फिर लाइव रुक जाएगा। आप 1 मिनट का वेट कीजिए, मैं उसको जस्ट अभी करके आया। ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस 1 मिनट। तो ये आ गए हैं हम लाइव सेक्शन में और ये रहा हमारा पॉइंट। ठीक है, तो आप आंसर करिए, ठीक है ना, जितने बच्चे जो है आंसर करते चलिए। यहाँ पे मैं एक छोटी सी सेटिंग करनी है, उसके बाद में हमारा लाइव जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, मतलब दोबारा से मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, बस 1 मिनट का समय दीजिए मुझे।
ओके, सो ये ठीक है, ये भी ठीक ही है। एंड इसके अलावा हम लोग इसको और सेट कर देते हैं एक बार। 9:30। ठीक है, इसको 9:20 कर देते हैं। हम्म ओके, सो वापस आ चुके हैं बच्चों एक बार फिर से। चलिए अब देखते हैं कि कितने बच्चे अभी भी ज्वाइन है हमारे साथ। 134, वेरी गुड। चलो तो यहाँ पे जो है ना हमारा ये वाला हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन मैंने आपके लिए ऐसे ही छोड़ा था ताकि मैं टाइम भी ले सकूं अपना और आपको मैं एक बार समझा भी सकूं। हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन 10th से। ठीक है, क्वेश्चन 10th है, पद्य पाठों के आधार पे निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। ठीक है, वैसे तो 4 होंगे जिसमें से आपको कोई 3 करने हैं। चलो शुरुआत करते हैं बच्चों ढंग से। एक बार ढंग से सारे बच्चों ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, देखो क्या कहा गया है। कबीर जी ने ऊंचे कुल के महत्व को क्यों नकारा है? कबीर जी ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? तो ऊंचे कुल के महत्व को क्यों नकारा और ईश्वर की प्राप्ति के लिए कौन से विश्वासों का खंडन किया? आओ ध्यान से समझो। देखो, कबीर जी ने कहा कि ऊंचे कुल में जन्म लेना तभी मूल्यवान है जब व्यक्ति के कर्म अच्छे हों। ठीक है, बिना अच्छे कर्मों के ऊंचा कुल भी निंदनीय हो सकता है। क्या हो सकता है? निंदनीय। जैसे सोने के बर्तन में शराब भरी हो तो वह सम्मानजनक नहीं होता, है तो शराब ही ना। तो ऊंचे कुल में है, कर्म अच्छे नहीं है, तो क्या फायदा है ऐसे ऊंचे कुल का, है ना। कबीर के अनुसार कर्म ही व्यक्ति की महानता का आधार है। कर्म ही व्यक्ति की महानता का आधार है। इसके अलावा कबीर जी ने मंदिर, मस्जिद, तीर्थ यात्रा और योग साधना से ईश्वर को पाने की जो धारणा है इसको गलत बताया है। उनका कहना है कि आडंबर पूर्ण भक्ति से ईश्वर नहीं मिलते, ईश्वर तो सच्चे मन से मिलते हैं, सच्चे मन से भक्ति करने पे मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन है आपका। एक सेकंड भाई, फोन गिरना नहीं। अगला क्वेश्चन, अगला है, वाक कविता के आधार पे भाव स्पष्ट करना है। खा खाकर कुछ नहीं, खा खाकर कुछ पाए नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। तो क्या कहा गया इन पंक्तियों में? इन पंक्तियों में कवित्री ने कहा है भोग विलास से कुछ हासिल नहीं होता और यदि कोई सब त्याग कर देता है तो वह फिर घमंडी बन जाता है। इसीलिए जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, संतुलन बनाए रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला है काव्य सौंदर्य बताना है बच्चों। या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। ठीक है, या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। तो आओ इस लाइन का मतलब समझते हैं। देखो, भाव सौंदर्य इसमें यह है, इस पंक्ति में गोपी अपनी सखी से कहती है कि वह कृष्ण के समान वस्त्र और आभूषण तो धारण कर लेगी, लेकिन कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर कैसे लगाएगी? होठों पे नहीं लगाएगी, क्योंकि इसमें गोपी का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट हुआ है। ठीक है, ईर्ष्या भाव। शिल्प सौंदर्य क्या है? यह पंक्ति ब्रज भाषा की मधुरता को दर्शाती है। इसमें अनुप्रास अलंकार है और मुरलीधर में यमक अलंकार है और इस तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ग्राम श्री कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह भारत के किस भूभाग पर स्थित है? ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में करवाया था मैंने बच्चों। तो ग्राम श्री कविता में जो गांव का वर्णन है वो गंगा नदी के किनारे स्थित किसी गांव का है। ठीक है, गंगा नदी के स्थित किनारे किसी गांव का है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे, मेघ आय कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उसका वर्णन कीजिए। ठीक है, तो मेघ आय कविता में जिन रीति रिवाजों का वर्णन हुआ वो क्या है? मेहमान के आने पर गांव में खुशी छा जाती है। ग्रामीणों का मेहमान को उत्सुकता से देखना दर्शाया गया है। बुजुर्गों के द्वारा उनका सत्कार किया जाता है। परिवार के किसी सदस्य के द्वारा पानी लाकर पैर धोने का प्रबंध किया जाता है ना। ऐसी बातें इस यहाँ पे बताई गई हैं। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद आगे चलेंगे। सुविधा और मनोरंजन के उपकरण से वंचित बच्चे क्यों हैं? बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के आधार पे बताओ। ठीक है, तो आओ बच्चों समझ लेते हैं। देखो, गरीबी और आर्थिक असमानता के कारण समाज का एक बड़ा हिस्सा
बच्चों को उनकी बुनियादी जरूरतें तक नहीं दे पाता। किसकी वजह से? गरीबी और आर्थिक असमानता की वजह से। आर्थिक संघर्ष और अभावग्रस्त जीवन के चलते परिवार बच्चों की शिक्षा और मनोरंजन को प्राथमिकता तक नहीं दे पाते हैं। उनकी स्थिति इतनी दयनीय होती है कि भोजन और अन्य जरूरतें पूरी करना भी कठिन हो जाता है। इस कारण जो बच्चे होते हैं वो खिलौने और खेल के साधनों से वंचित रह जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर लिखना है इसका। ओके, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको इस पेपर के समझाए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियोज में भी समझाए, आप उनको भी चाहे तो देख सकते हैं। जैसे कि किन घटनाओं से यह पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो यहाँ पे अपना फेस कैम छोटा कर देता हूं, आप इन क्वेश्चन का जो आंसर है इजीली यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे कि देख लेंगे यहाँ पे, तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे अब ये समझाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि मैं ये आपको 2 बार ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर। इसके अलावा लासा की ओर पाठ के आधार पर बताइए कि तिब्बत में लोग बंदूक या पिस्तौल को लाठी की तरह लेकर क्यों घूमते थे। तो क्यों घूमते थे बच्चों, ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, पूरा आंसर लिखा हुआ है, आप इसे बाद में पढ़ लेना। ठीक है, या फिर जो बच्चा लाइव के एंड होने के बाद देख रहा है वीडियो को, वो अभी देख लो पढ़ के, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, आगे ये तो बता ही दिया आपको। सांवले सपनों की याद, ये जो आपका शीर्षक है चैप्टर का, ये सही कैसे है इसको आपको बताना है। तो ये भी आपको मैंने देखो बहुत अच्छे से बता रखा है बच्चों, इजीली आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ये देख सकते हैं कि जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका महादेवी वर्मा आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों बताती है। तो स्वप्न जैसा क्यों है, तो इसके बारे में भी यहाँ से पढ़ सकते हैं बच्चों इजीली। ठीक है, ये क्वेश्चन है कुछ जो मैंने आपको पहले भी करवाए रखे हैं। ठीक है ना, तो आप इनको चाहे तो पढ़ लेना। ये भी क्वेश्चन है बच्चों जो आपकी पोएम्स हैं उससे रिलेटेड हैं सारे के सारे। ओके, तो आप इसे भी पढ़ सकते हो, है ना। ये रहे सारे क्वेश्चंस हैं, आप जो है स्किप और नॉन स्किप करके हर एक क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे बच्चों पहले ही। ओके, हाँ वेट अ मिनट, चलिए अब हम लोग शुरुआत करेंगे बच्चों अपने अगले वाले क्वेश्चंस की, जो कि है क्वेश्चन 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, पूरक पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों पर आपको 3 प्रश्न पूछे गए हैं, किन्हीं 2 के आंसर देने 4-4 नंबर के। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको एक बार, क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे इसमें। देखो पहला क्वेश्चन है, इस जल प्रलय पाठ में लेखक ने अपने मित्रों से क्यों कहा पहचान लीजिए यही है वह आदमी। ऐसा क्यों कहा लेखक ने, तो आओ बच्चों ध्यान से समझते हैं। देखो क्या लिखा हुआ यहाँ पे कि लेखक और उसके साहित्यिक मित्र जब गांधी मैदान से गुजर रहे थे, तब एक गवार व्यक्ति जोर से बोल उठा, जब दानापुर डूब रहा था तब पटना के लोग पलटकर देखने भी नहीं आए। तब यह बात सुनकर लेखक को ऐसा लगा कि जिस आदमी की तलाश वह साहित्यिक गोष्ठियों में करता रहता है, ये वही आदमी है जो दानापुर और उत्तर बिहार के बाढ़ग्रस्त इलाकों की चिंता करता है। साथ ही उसमें एक प्रकार का आक्रोश, गुस्सा भी भरा था, जो मनुष्य से मनुष्य को अलग रखने की मानसिकता से उत्पन्न हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन, मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पर बताइए कि लेखिका की दादी ने चोर का जीवन कैसे बदला। ठीक है, तो लेखिका की दादी ने चोर का जीवन कैसे बदला था बच्चों, देखो लिखेंगे इस तरीके से। एक बार की बात है, एक बार घर के सभी पुरुष एक बारात में गए हुए थे और महिलाएं रात भर जाग कर समय बिता रही थी। इसी बीच घर के कमरे में सोई हुई पुरखिन दादी के घर में, उनके कमरे में एक चोर घुस आया और जैसे ही चोर आया, टक, दादी की नींद खुली, टक। उन्होंने पूछा, कौन है, कौन है? घबराए चोर ने जवाब दिया, मैं चोर हूं। देखो चोर भी क्या कह रहा है, कौन है, मैं चोर हूं। ठीक है, दादी ने बिना घबराए उससे कहा, जाकर कुएं से पानी ले आ। ठीक है, जाकर कुएं से पानी ले आ। घबराया चोर भी पानी लेने गया और लौटते समय पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। जब उसे दादी के पास लाया गया तो दादी ने आधा पानी स्वयं पिया और आधा पानी चोर को देते हुए कहा, अब से तू मेरा बेटा हुआ, चाहे चोरी कर या खेती कर। दादी की इन्हीं सहज और दयालु बातों से चोर के मन पे गहरा प्रभाव पड़ा और उसने चोरी छोड़ दी और ईमानदारी से खेती करने लगा। इस तरह दादी ने अपने स्नेह और सरलता से चोर के जीवन को बदल दिया बच्चों।
ठीक है। हाँ जी सर, वेरी गुड। चलिए, ये भी क्वेश्चन हो गया। आगे देखेंगे, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं? तो आओ इसका भी आंसर समझ लेते हैं बच्चों। देखो क्या लिखा हुआ है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, इस कथन के माध्यम से उमा शंकर की निम्नलिखित कमजोरियों को उजागर करना चाहती है। अब वो कमजोरियां कौन कौन सी है भाई? तो सबसे पहले गोपाल प्रसाद उमा की शिक्षा, उसके गुण, उसके शारीरिक आकर्षण और व्यवहार के बारे में बार बार सवाल करते हैं। ठीक है, शंकर के पिता गोपाल प्रसाद, लेकिन वे अपने बेटे के बारे में किसी तरीके का ध्यान नहीं देते। गोपाल प्रसाद अपने बेटे को मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होने के कारण बहुत ही बुद्धिमान मानते हैं, और जबकि सच में उसकी स्थिति वैसी नहीं थी। ठीक है, शंकर का चरित्र बहुत मजबूत नहीं है क्योंकि वह लड़कियों के हॉस्टल में गड़बड़ी करते हुए पकड़ा गया था। शंकर में आत्मविश्वास की कमी दिखाई देती है। शंकर का शारीरिक हाव भाव भी सही नहीं है, वह झुककर चलता है और उसकी शारीरिक बनावट भी आकर्षक नहीं है। तो यही कमजोरियां उमा ने शंकर की बताई हैं बच्चों। ठीक है, आ गया समझ? हाँ जी सर जी, समझ में तो आ ही गया होगा, है ना? सारे बच्चे बोलेंगे समझ में आ गया है तो। हाँ, कब तक होगी नौकी प्लीज बता दो। बच्चों ये क्लास हम लोग एंड कर रहे हैं बस 2 मिनट में। अब जो हमारे बाकी के क्वेश्चन बच जाएंगे ना, खंड खा यानी कि रचनात्मक लेखन, इसे आपको मैं पार्ट 2 में करवा दूंगा क्योंकि ऑलरेडी ये सेशन हमारा कितने देर का हो चुका है। ये सेशन लेट मी चेक, 1 घंटा 21 मिनट। वाओ कितना ज्यादा है, 1 घंटा 21 मिनट हो चुके हैं बच्चों इस सेशन को। ठीक है, कितने? 1 घंटे 21 मिनट। सर सुन लो प्लीज। डाउट कंचन चौहान, क्या डाउट है बच्चे आपका? 11th की क्लास कब होगी? 9:30 बजे। ठीक है, 11th की क्लास 9:30 बजे होगी। और अगर आप बाकी के क्वेश्चन और भी देखना चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं मानव को किन किन रूपों में प्रभावित करती हैं, किन्हीं दो की चर्चा को संक्षेप में बताइए। तो बच्चों देखो, भौतिक आर्थिक क्षति होती है, जीवन का नुकसान होता है, स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है, मानसिक और सामाजिक प्रभाव पड़ते हैं, है ना? ऐसे करके आप इनको इजीली पढ़ सकते हो। ठीक है, ओके सर जी, थैंक यू। सर ये सैंपल पेपर है? हाँ जी ये सैंपल पेपर है। ठीक है, सैंपल पेपर है ये। लेखिका ने डालमिया नगर में नारी चेतना को कैसे जागृत किया, तो देख लीजिए, ये रहा पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर, आप पढ़ सकते हो यहां से। ठीक है सर, एक बात तो है, तुम क्यूट बहुत हो। सर खाना खा लिया? हाँ खाना खा लिया, खाना खा लिया, पानी पी लिया, एकदम फुल एनर्जेटिक, हमेशा आपके लिए तैयार पढ़ाने के लिए, एकदम फुल एनर्जी से भरे हुए। अगला, रीढ़ की हड्डी एकांकी के आधार पे राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। तो देख लो बच्चों, सबकी सब आपको मैं बता चुका हूं पहले ही। राम स्वरूप, गोपाल प्रसाद, सारी बातें लिखी हैं। ओके, सो मे भी बच्चों आपको समझ में आ गया होगा सारा कुछ। थैंक यू सो मच सर जी, आपने इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवा दी है। सर जी आपको सैंपल पेपर कहाँ से मिला? बच्चे ये मिले नहीं है, ये सैंपल पेपर। ठीक है, जो भी सैंपल पेपर हम आपको करवाते हैं ना, ये वो सैंपल पेपर होते हैं बच्चों जिसे हमने पिछले 4-5 महीने की दिन रात मेहनत करके आपके लिए हमने खुद तैयार किए। हमने, हमारी टीम ने जो भी है, ठीक है, मिलके तैयार किए आपके लिए। आपके लिए नहीं, 9वीं के लिए, 11वीं के लिए, इन सभी के लिए तैयार किए हैं। ठीक है, सर कल की लाइव की क्लास की टाइमिंग बता दो। बच्चों कल की लाइव की क्लास की टाइमिंग, वैसे मैं देखो लाइव शेड्यूल कर दूंगा, लाइव शेड्यूल कर दूंगा तो आपको पता ही चल जाएगा। ठीक है, अभी क्योंकि 11वीं की लाइव क्लास लेनी है तो टाइम लग जाएगा, इसीलिए तो हम जो है बता देंगे आपको आपकी क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी उसके बारे में। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज के इस 1.5 घंटे के एपिसोड के अंदर क्लास 9th का
आपका हिंदी का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल यानी फाइनल के एग्जाम के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा पीवाईक्यू था, सैंपल पेपर जो था, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब आप सभी बच्चे ना एक बार ईमानदारी से मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके एक चीज बताओ कि जो मैंने आपको ये पेपर बताया है, ठीक है, इस पेपर से आपको आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में कितनी हेल्प मिली है। क्योंकि भाई देखो, डिमांड आपकी बहुत थी कि सर फेस कैम के साथ में एक वीडियो बना दीजिए, तो मैंने आपके लिए वीडियो बना दी है ना। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही कम से कम 1 से 2 और फेस कैम वाली वीडियोस आए आपके लिए सैंपल पेपर की, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, डेफिनेटली आपके लिए ये वीडियो जरूर आएंगी। ठीक है ना। बाकी आप सभी बच्चों को वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों, ठीक है, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ज्वाइन हो जाएं और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। बाकी देखो, तैयारी तो हम आपकी पूरी करवाएंगे, डोंट वरी, अभी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है आपके लिए, ठीक है, तो तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। बाकी एडवांस में आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। एग्जाम की तैयारी आप भी करते रहिए, हम तो करवा ही रहे हैं आपकी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।